आज हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें हम सॉल्व करेंगे साइंस पोर्शन के बायोलॉजी क्वेश्चन को। ईयर 2011 में पूछे गए बायोलॉजी क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द ब्राइट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज, फूल के चमकीला तथा आकर्षक अंश है कोरोला, सेपल्स, पेटल्स और पेडिकल्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो फूल है इसका चमकीला और आकर्षण वाला पार्ट कौन सा है। तो हमको देख के क्या लगता है इस फूल में सबसे ज्यादा चमकीला पार्ट कौन सा है? ये सबसे ज्यादा चमकीला पार्ट कौन सा है? ये, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं फूल की पत्तियां। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? अगर आपसे पूछा जाए ऐसे ही नॉर्मली कि फूल में सबसे ज्यादा चमकीला और आकर्षण वाला पार्ट कौन सा लगता है, हम कहेंगे कि फूल की पत्तियां, जैसे कि ये सब हो गए। पर आपको पता है इस फूल की पत्तियों को कहते क्या है? पेटल्स। क्या कहते हैं हम? पेटल्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर यही हो जाएगा, पेटल्स। लेकिन जो बाकी बचे हैं ये तीनों, ये सब क्या है? ये भी तो फ्लावर्स के ही पार्ट्स हैं। तो आइए जानते हैं। तो पेटल्स हो गया हमारा ये, ठीक, ये हो गया हमारा पेटल्स, ठीक। या तो हम इसको कह लेंगे सब क्या है? हमारे पेटल्स हैं, ठीक, ये सारे पेटल्स। फिर आता है हमारा सेपल्स। अब सेपल्स किसे कहते हैं? फूल के नीचे आप देखेंगे, अगर जैसा गुलाब का फूल है तो, सॉरी मुझे बनाने नहीं आता, मानिए गुलाब का फूल है, ठीक है, और इसके नीचे आप देखेंगे इसे ग्रीन कलर के ऐसे ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर, पत्तियां होती है 3-4, फिर उसके नीचे ऐसे डंडी होती है। तो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। इसमें जैसे कि सूरजमुखी में थोड़ा थोड़ा ग्रीन वाला पार्ट उसका नीचे का दिख रहा है, ये सब, तो ये सब क्या होगा? उसके सेपल्स होंगे, ठीक। फिर आता है कोरोला। ये कोरोला हम किसे कहते हैं? इसी को, जो पेटल्स होते हैं इनके ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। जो पेटल्स है ये अलग अलग है, ये जो पत्तियां हैं ये अलग है, इनको हम क्या कहेंगे? पेटल्स कहेंगे। लेकिन ये जो एक साथ यहाँ फूल में है इसको हम क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको? कोरोला कहेंगे। फिर आता है हमारा पेडिकल। पेडिकल क्या है? ये पेडिकल क्या है? ये जो ग्रीन पार्ट होता है, ये डंडी, हम गुलाब देते हैं ना तो क्या पकड़ के देते हैं? पेडिकल पकड़ के देते हैं। हम गुलाब को तो ऐसे पकड़ के किसी को देते नहीं है, उसके नीचे जो ग्रीन वाली हरी रंग की डंडी होती है हम उसको पकड़ के देते हैं गुलाब को। जो हरी डंडी होती है वो क्या होता है? हमारा पेडिकल होता है। क्या होता है? पेडिकल होता है, ठीक है। अब अगर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में से क्वेश्चन आएगा तो फिर कर लेंगे सब लोग, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए, ठीक। सारे पार्ट्स हो गए एक्सप्लेन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये पत्तियां हो गई पेटल्स, ठीक। ये पूरा इसका ग्रुप हो गया पेटल्स का, क्या? कोरोला। और जो नीचे निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सेपल्स। और जो डंडी होती है इसके नीचे की उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेडिकल, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, कॉलेरा होता है, किससे होता है? बैक्टीरिया, इंसेक्ट, वायरस, टॉक्सिन। इन चारों में से कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया, ठीक है। ये नाम है किसका? बैक्टीरिया का नाम है, जिससे क्या होता है? हमारा कॉलेरा होता है। फिर आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से क्या होता है? कीटों के द्वारा क्या होता है? डेंगू होता है। मच्छर काटता है तो डेंगू होता है। मच्छर क्या है? इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट है हमारा, मच्छर कीट है। फिर आता है वायरस। अब वायरस से कौन सा होता है रोग? कौन सा डिजीज होता है वायरस से? कौन सा इन्फेक्शन होता है वायरस से? क्या क्या अभी रिसेंटली में हुआ, अभी तक चल ही रहा है। वायरस से क्या होता है हमारा? कोविड, सुना है कोविड?
कोविड-19 नाम दिया गया। किससे हुआ था कोविड-19? वायरस से हुआ था। किसके फैलने से हुआ था? वायरस से हुआ था। फिर है डी हमारा टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब क्या होता है? जहरीला। कई कई बैक्टीरिया में टॉक्सिन्स होती हैं जिसके द्वारा हमें डिजीज या फिर इन्फेक्शन होता है। ठीक, अभी हम आगे बढ़ेंगे टॉक्सिन के बारे में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Eggs are rich source of, ये आ गया हमारा फेवरेट क्वेश्चन। हर साल प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर सब पूछा जाता है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे? अंडा रिच सोर्स किसका है? ये तो सबको पता होगा। अंडे से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। जो लोग जिम जाते हैं वो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? बॉइल्ड एग्स खाते हैं। क्या खाते हैं? बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड चिकन। क्या मिलता है उनको? प्रोटीन मिलता है। तो अंडे से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलता है। ठीक, अब आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन तो मान लीजिए अंडे से मिल गया, और भी दूध से बनी जो चीजें होती हैं, योगर्ट हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, सबसे क्या मिलता है हमको? प्रोटीन मिलता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं लगभग। बट बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? ये क्या है? ये स्वीट पोटैटो, इसे कहते हैं हम कंद। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कंद हो गया, कन्ना हो गया, गंजी भी बुलाया जाता है कई जगह, बट हम इसको क्या बताते हैं? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए आपके यहाँ इसको क्या बुलाया जाता है। हमारे यहाँ कंद बुलाया जाता है। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और भी जैसे बीन्स हो गया, ये क्या है? बीन्स है, हमारा सब्जी है बीन्स, इससे क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, फैट आ गया। फैट किससे मिलता है? फैट हमको फिश से भी मिलता है, और ये जो नट्स हैं इनसे भी हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर का जो ऑयल होता है इससे भी क्या मिलता है? फैट मिलता है। क्या मिलता है? फैट मिलता है। ये फिर आता है हमारा फाइबर। फाइबर किससे मिलता है? एप्पल आ गया, एप्पल से मिलता है। फाइबर किससे मिलता है? एप्पल से मिलता है। ठीक है, आ गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रोटीन। एग से हमें क्या मिलता है? एग्स आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अंडे उत्तम स्रोत हैं किसके? प्रोटीन के। ठीक, बाकी हमने इसका भी सोर्स बता दिया, प्रोटीन का भी सोर्स, फैट का भी, कार्बोहाइड्रेट, चारों के सोर्स आपको पता चल गए। अगर आपको और एग्जाम्पल्स पता है, जैसे मैंने फाइबर का एग्जाम्पल बताया, एप्पल एक। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आप बताइए नीचे कमेंट करके। नहीं आएगा तो हम फिर से करेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? पौधे के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है? क्या हो गया? लीफ हो गया, मतलब ये पत्ती हो गई। ठीक, स्टेम हो गया, ये आ गया स्टेम हमारा। फिर आता है फ्लावर, ये आ गया फ्लावर। फिर आता है रूट्स। फाइबर, जूट का रूट बनाया नहीं, हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये क्या है? रूट्स हो गए हमारे, डायग्राम ही बना देते हैं हम। ये क्या हो गया हमारा? जूट का प्लांट। ठीक, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर होता है। तो क्या पूछा जा रहा है? पौधे के किस भाग से जूट का तंतु पाया जाता है? फाइबर कहाँ से पाया जाता है? स्टेम से। कहाँ से पाया जाता है? स्टेम से पाया जाता है। जूट के पेड़ में जूट फाइबर कहाँ से पाते हैं हम? स्टेम से पाते हैं। ठीक, चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आ गया, राइस एंड व्हीट्स कैन बी टर्म्ड एज, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। किसमें किया जाता है? पहला आता है हमारा पल्सेस, दालों के रूप में, वेजिटेबल सब्जियों के रूप में, सेरियल्स अनाजों के रूप में, फ्रूट्स फलों के रूप में। अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता है बायोलॉजी का? हाँ, इसको कौन नहीं बता पाएगा? कौन नहीं बता पाएगा? ठीक, चावल और आटा हमारा किस में आता है? गेहूं और चावल, आटा सॉरी, गेहूं और चावल हमारा किस में आता है?
दाल आता है, गेहूं और चावल दाल होता है? नहीं होता है। सब्जी होता है? नहीं होता है। अनाज होता है? हाँ होता है। गेहूं और चावल हमारा क्या होता है? अनाज होता है। फिर आया फ्रूट, मतलब फल होता है? नहीं होता है। बस हो गया। गेहूं और चावल क्या होता है हमारा? अनाज होता है, सीरियल्स होते हैं। पल्सेस में हमारे दाल आ जाएंगे, जैसे मूंग दाल, अरहर की दाल, चना दाल, मटर दाल, ये सब कहाँ आएंगे? पल्सेस में आते हैं। फ्रूट्स हमारे ये सब आ गए, फ्रूट्स जितने हैं, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, ये आपका ऑरेंज, कीवी, ग्रेप्स, ये सब क्या है? फ्रूट्स हैं। और फिर वेजिटेबल्स की बात करें तो ये रहा वेजिटेबल्स, इसमें आ जाएंगे वेजिटेबल्स। टमाटर हो गया, गाजर हो गया, ब्रोकली है, ये सब क्या है? हमारे वेजिटेबल्स है। ये क्या है? सीरियल्स है, हमारे सीरियल्स है। ये क्या? गेहूं है, ठीक। और ये हो गया हमारा दाल, ये सारे हमारे हो गए पल्सेस। ये क्या है? हमारे पल्सेस है, ठीक। इसीलिए कहते हैं बायोलॉजी पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे, साइंस में 3 पार्ट होता है, साइंस को टफ लेके नहीं चलना चाहिए। 3 पार्ट होता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा बायोलॉजी, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। ऐसा पक्का नहीं होता है, 30 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं साइंस में, पर ये कंफर्म नहीं होता कि 10 फिजिक्स से है, 10 बायो से है और 10 केमिस्ट्री से, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता। कभी कभी फिजिक्स से 13 क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी बायो से 8 ही पूछता है और केमिस्ट्री से 10 पूछ देता है। तो ये नंबर्स बदलते रहते हैं क्वेश्चन के, पर हाँ इन तीनों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस सेक्शन में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, खासकर अगर बायो थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो जो 7, 8, 9, 10, 13 नंबर जो भी होता है मैक्सिमम बायो का, वो इजिली पा सकते हैं, ठीक। सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पढ़िए, बायो को अलग, केमिस्ट्री को अलग, फिजिक्स को अलग। मेन चीज क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। 8 से 9 साल तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने खुद सॉल्व करा लिया, ये 2011 का मैं करवा रही हूँ। इसके आगे और भी क्वेश्चन पेपर मैं करवाती रहूंगी बायोलॉजी से। अभी यूपी टेट का करवा रही हूँ, इसके बाद शायद किसी और एग्जाम का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, हम क्यों करवाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर? ताकि हमें पता चले, क्या पता चले? क्वेश्चंस कहाँ से क्वेश्चन पूछ। आपके सिलेबस में तो काफी सारे टॉपिक्स लिखे हैं, इतना लंबा सा सिलेबस है, उसमें इतने सारे टॉपिक्स है, बट उस टॉपिक में पूछ कहाँ से रहा है? विटामिन्स है, विटामिन्स काफी लंबा टॉपिक है, पर विटामिन से क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है? वो सब हमको कैसे पता चलता है? जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। गारंटीड है, अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, 80%, इससे ज्यादा होता है बट मिनिमम हम ले रहे हैं 80% तक की, जो भी उसके डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। 80% डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसको ये भी क्लियर हो जाता है कि हमको आगे पढ़ना क्या है, कैसे करना है, आइडिया क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, सब क्लियर होता है। किससे? प्रीवियस ईयर पेपर से। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट ही नहीं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपके जो 80% डाउट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वही क्लियर हो जाते हैं, ठीक। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है प्लांट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स आर कॉल्ड। इसको मैंने करवाया एक साल प्रीवियस ईयर, ऑटोट्रॉप्स। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था बट मेरे साथ फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करी थी, उसमें मैंने बताया था ऑटोट्रॉप्स के बारे में। जो प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। क्या होते हैं वो? सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। कौन? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जो पेड़ आत्मनिर्भर होते हैं, जो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स। फिर आता है सैप्रोफाइट्स, हेटेरोट्रॉप्स और पैरासाइट। तो ये जो हेटेरोट्रॉप्स है इसी के अंडर में हमारा आता है सैप्रोफाइट और पैरासाइट। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, किसी और जीव या फिर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना भोजन के लिए, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो इसमें हमारा आता है सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं लिविंग प्लांट्स पे।
क्या, अदर लिविंग प्लांट्स, मतलब दूसरे लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, किस लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। उसको हम क्या करेंगे, पैरासाइट्स प्लांट, पैरासिटिक प्लांट उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। फिर आता है हमारा सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि दूसरे डेड और डिकेइंग प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपना भोजन के लिए। जैसे कि हो गया हमारे ये मशरूम है ना, ये हमारा सेप्रोफाइट्स में आएगा, इसको हम सेप्रोफिटिक प्लांट बोलेंगे। मशरूम को क्या बोलेंगे हम लोग, सेप्रोफिटिक। मशरूम क्या है हमारा, सेप्रोफिटिक प्लांट है। ये क्या दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल रेसिड्यूज। ठीक, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लावरिंग प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर कॉल्ड। ऐसा फ्लावरिंग प्लांट, फूल देने वाला पौधा जिसमें फूल भी हो, सीड्स भी हो और फ्रूट्स भी हो, उनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। यहाँ पे ए होगा, निकल गया एंजियोस्पर्म। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि वो जो फ्लावर होता है वो फ्लावरिंग होता है, और उसमें जो सीड होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, ओव्यूल। ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर किसका डेवलपमेंट होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है। कब तक, जब तक मेच्योरिटी के टाइम तक, जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, ओव्यूल पे होता है। फिर आता है हमारा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट अंदर होता है, जिम्नोस्पर्म में सीड का डेवलपमेंट बाहर होता है, खुले में होता है, वो क्लोज पैक नहीं होता ओव्यूल की तरह, वैसे खुला हुआ होता है, उसी के अंदर किसका डेवलपमेंट होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म क्या नहीं होता, फ्लावरिंग नहीं होता है। ठीक, फिर आते हैं हमारे फर्न्स। फर्न्स कौन से होते हैं, फर्न्स ऐसे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, सिर्फ वो पत्ती होती है। अगर हम देखेंगे ना, बुके वगैरह देते हैं, उसमें जो प्लांट्स लगे होते हैं, कोई नॉर्मली सब यूज करते हैं, फर्न्स होते हैं। वैरायटीज ऑफ उसमें लीव्स आते हैं, ऑर्नामेंटल में यूज होते हैं, घर सजाने वगैरह के काम में आते हैं फर्न्स। उसमें सिर्फ सुंदर सुंदर पत्तियां होती है, तो फूल नहीं लगे होते हैं, सिर्फ पत्तियां होती हैं। जैसे कि ये पत्ती है, ऐसे ही बड़े बड़े सुंदर सुंदर पत्तियां होती हैं जो बुके बनाने के काम में आती है, घर को सजाने में काम आती है। सिर्फ इसी पर्पज से इसको फर्न्स को लगाया जाता है, सुंदर दिखने के लिए। ठीक, फिर आता हमारा क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, क्रिप्टोगैम्स ऐसा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं, मेनली इसको क्या कहते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें न फ्लावर्स होते हैं न सीड्स होते हैं, और इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। न सीड्स होते हैं और न ही फ्लावर होते हैं, इसके रिप्रोडक्शन होता है इसका स्पोर्स के थ्रू, सीड और फ्लावर्स के थ्रू नहीं होता है। ठीक हो गया, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, एंजियोस्पर्म। ठीक, इस बार देखिए फ्लावर से, एक इसके पहले फ्लावर से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें सेपल्स और पेटल्स और पेडिकल्स थे, और एक ये फ्लावर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जान सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर कितना इंपॉर्टेंट है, फ्लावर के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकोटिलेडोन। पहला है हमारा ग्रास, दूसरा है मेज, तीसरा है मैंगो और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इन चारों में से क्या होगा, डाइकोटिलेडोन मतलब ये डाइकोटिलेडोन होता है हमारा। अगर जैसे कोई भी मटर का दाना लेते हैं, ठीक, उसको हम बीच में से अगर अलग करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें बीच में से दिखाते जो एम्ब्रियो होता है ना, इधर हाफ होता है हाफ इधर।
ठीक, मटर का दाना खोलने पे ऐसा ही कुछ दिखता है। या फिर अगर हम आम होता है ना, आम का बिया, उसको अगर ऐसे हाफ पे तोड़ते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो डाइकोटिलेडॉन क्या होगा, यहाँ पे मैंगो होता है। बाकी ग्रास और मेज दोनों मोनोकोटिलेडॉन होता है। क्या मोनोकॉट होते हैं। मोनोकॉट क्या होते हैं, मोनोकॉट कैसे होते हैं, जो मोनोकॉट का बिया होता है, गेहूं देखिए, अगर गेहूं का बिया होता है, ठीक है, गेहूं कैसा होता है, ऐसा उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये गेहूं के दाने का, ठीक है। लेकिन इसको आप बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते, ये सिंगल पार्ट होता है, इसमें लाइनिंग जरूर होती है बीच में, बट ये बीच से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आम की गुठली को या फिर मटर के दाने को बीच में से तोड़ के देखेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा, और एक इसमें होता है। तो ये क्या होगा, ये मोनोकॉट हो गया और ये डाइकॉट हो गया। तो मेज में भी ऐसा होता है जैसे कि गेहूं में होता है। मक्के का दाना लेंगे, वो भी एक सिंगल बियर रहता है, ठीक, उसको हम बीच में से तोड़ नहीं सकते, नहीं उसके अंदर ये डिवाइडेशन, ये एम्ब्रियो दिखेगा आपको। अब जो ग्रास होते हैं, घास के भी जो दाने होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। तो इसमें से डाइकॉट क्या है, मैंगो है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैंगो। मैंगो हमारा क्या है, डाइकोटिलेडॉन, ठीक। ये हो गया मैंगो। अगर हम मैंगो को कोई बीच में से इसको नहीं, इसके सीड्स को, इसके जो सीड्स हैं उसको अगर हम इसको बीच में से ब्रेक करेंगे तो वो टू इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होगा जिसमें टू एम्ब्रियोस दिखते हुए नजर आएंगे। फिर ये हो गया हमारा मक्का। मेज हो गया, मेज का दाना क्या होता है, मोनोकॉट होता है, ठीक। हमने एग्जाम्पल बता दिए, मोनोकॉट का एग्जाम्पल आपका हो गया मेज हो गया, वीट हो गया, डाइकॉट में मैंगो हो गया, पीस हो गए, मतलब मटर। और अगर आपको और भी एग्जांपल्स आते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज, एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है किसमें, आर्थ्रोपॉड्स, प्रोटोजोअन्स, मैमल्स और मोलस्कस। इन सब में से किसमें क्लासिफाई किया गया सिंगल सेल एनिमल को, प्रोटोजोअन्स। जो प्रोटोजोअन्स होता है, जो ग्रुप है प्रोटोजोअन्स का, इसमें क्या आते हैं, सारे सिंगल सेल एनिमल्स आते हैं। क्या आते हैं, सिंगल सेल, मतलब एक सेल, जिनके पास एक सेल होता है, यूनिसेलुलर। ये वाला प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनी सेलुलर और यूकैरियोटिक। प्रोटोजोआ क्या हमारा, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, इसके पहले मैंने बताया है। यूकैरियोटिक में होता है कि सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जैसे हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनमें, और भी अदर से राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब एक ऑर्गेनेल्स के अंदर बाउंड पाए जाते हैं, किसमें, यूकैरियोट्स में। और यूनिसेलुलर हमारा क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोआ है वो हमारा क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक। बाकी ये मैमल्स है। मैमल जो हम इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल्स होती हैं, क्या तनियों के रूप में जो मैमल्स होती है वो लोग सिंगल सेल, फीमेल्स के अंदर एक ही सेल पाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनमें क्या पाया जाता है, और भी सेल्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, मोर देन इवन। तो वो क्या होता है हमारा मैमल्स, तो मैमल सिंगल सेल नहीं होते। फिर मोलस्कस भी सिंगल सेल नहीं होता। मोलस्कस क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। फिर आता है हमारा अर्थ्रोपॉड्स में जैसे ये आ गया, ठीक, ये आ गया अर्थ्रोपॉड्स। ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्या है ये, मल्टी सेलुलर। ये हमारा ये रैबिट है, ये किसका एग्जांपल है, मैमल। ये मैमल का हो गया, ये अर्थ्रोपॉड हो गया, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रूट्स ऑफ अ बनियान ट्रीज आर, यहाँ पे क्या होगा, बनियान होगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या आ गया, केला आ गया। यहाँ पे क्या होगा, बनियान मतलब बरगद का पेड़। यहाँ पे क्या आएगा, बरगद का पेड़, ठीक। बरगद के पौधों के जड़ हैं, तो कौन सा पहला है,
क्लाइंबिंग रूट्स, सेकेंड है ब्रीथिंग रूट्स, थर्ड है स्टिल्ट रूट और लास्ट है हमारा एडवेंटेनियस रूट। तो इनमें से कौन सा रूट्स आएगा बनियान ट्री का? ब्रीथिंग रूट्स। ब्रीथिंग रूट्स, ब्रीथिंग रूट्स हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि जो बनियान का ट्री होता है, मान लीजिए ये है, हमें जो बनियान का ट्री हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसके रूट्स को क्या होता है? ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं ना। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा ट्री हमको देता है? बनियान का ट्री देता है, ठीक, इसलिए इसके रूट्स कौन से होते हैं? ब्रीथिंग रूट्स। अगर पूछा जाए तो ब्रीथिंग रूट्स किसके रूट्स में पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? बनियान ट्री के। फिर आता है हमारा क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स किस में पाते हैं हम? मनी प्लांट। अगर हम मनी प्लांट को देखें, जैसे कि ये मनी प्लांट, ठीक है, ये छोटा पौधा है, लेकिन जैसे ये पौधे बड़े होते हैं, इसमें पतले पतले रूट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, आप जिस पे चढ़ाना चाहे, मान लीजिए अगर दीवार पे चढ़ा रहे हैं, वो दीवार को क्या करते हैं? कैच कर लेते हैं, उनपे से चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, अपने रूट्स को उसमें चिपका लेते हैं और वो उसी के थ्रू क्लाइंब करके जाते हैं। तो उसके रूट्स को क्या कहेंगे हम? क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारा मनी प्लांट। फिर आता है हमारा स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होता है? एडवेंटिनियस रूट का एक पार्ट होता है। वो कैसा होता है? जैसे हमारा गन्ने का पेड़ होता है या फिर मेज का पेड़ होता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, पर काफी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप उनको उखाड़ना चाहें तो इजिली उखाड़ नहीं सकते। अगर मिट्टी गीली है तो इजिली उखड़ सकते, अगर मिट्टी हार्ड है तो आप जल्दी गन्ने के पेड़ को उखाड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें कौन सा रूट होता है? स्टिल्ट रूट होता है। ये कौन सा रूट है? स्टिल्ट रूट है। किसमें? शुगर केन और मेज में पाया जाता है। लास्ट में आता है हमारा एडवेंटेनियस रूट्स। एडवेंटेनियस रूट्स का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है? ऐसा होता है। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बन जाता है। ये ऐसा नेट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, अगर इसको नीचे से अगर पूरा अगर रूट्स को उखाड़ के दिखा है एडवेंटिनियस का, तो ये नेट का प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाता है, ठीक। तो ये कौन सा रूट्स हो गया हमारा? एडवेंटिनियस रूट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? water that is absolutely pure and free from any impurity is known as। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। डिस्टिल्ड वाटर, स्प्रिंग वाटर, मिनरल वाटर या बॉइल्ड वाटर, ठीक है। अब ये होता है कि डिस्टिल्ड वाटर किसको कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है हमारा? डिस्टिल्ड वाटर में पहले पानी को बॉईल किया जाता है, फिर उसका कंडेंसेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन के बाद उसको एक अलग कंटेनर में निकाला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। सॉरी। फिर यही सेम फॉर्मूला हम कह सकते हैं मिनरल वाटर में भी होता है या फिर बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर में भी तो पानी को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, लेकिन नहीं, इसमें क्या कहते हैं? उबाल के उसका कंडेंसेशन होता है। या फिर हम देख लेंगे मिनरल वाटर। मिनरल वाटर को भी तो प्योर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसकी सारी इंप्योरिटीज को निकाल दिया जाता है। तो क्यों मिनरल वाटर, बॉइल्ड वाटर और डिस्टिल या फिर स्प्रिंग? स्प्रिंग मतलब ये जो झरने का पानी होता है, ये झरना है ना, इसका पानी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्प्रिंग वाटर। इन चारों में सबसे शुद्ध पानी किसको माना जाता है? डिस्टिल्ड वाटर को। क्यों? इसका भी रीजन है। क्यों मिनरल वाटर नहीं होता, क्यों बॉइल्ड वाटर नहीं होता, क्यों डिस्टिल्ड वाटर है? स्प्रिंग वाटर तो नहीं होगा, हम जानते हैं कि ये झरने का पानी है, झरने से अगर पानी गिर रहा है तो इसमें कई सारी इंप्योरिटीज आ जाती हैं। लाइक पहाड़ों पे बहुत सारे स्ट्रब्स लगे होते हैं, हर्ब्स, उनसे निकलते हुए बैक्टीरियाज होती हैं, एल्गी होता है, उनसे होते हुए पानी नीचे आता है, तो ये इम्प्योर होता है, ये तो बिल्कुल प्योर नहीं होता। तो स्प्रिंग वाटर का ऑप्शन तो पहले कट गया। फिर आता है हमारा 3 ऑप्शन, डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर और बॉइल्ड वाटर। यहाँ पे आएगा बॉइल्ड वाटर। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्योर वाटर कौन सा है? तो हम कहेंगे डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर क्यों है?
क्योंकि जो मिनरल वाटर होता है वो आपको जो वाटर में प्रेजेंट मिनरल्स होता है उनको छोड़ के बाकी सारी इंप्योरिटीज को निकाल देता है। क्या निकाल देता है? बाकी सारी इंप्योरिटीज को। लाइक अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है या फिर अदर कोई इम्प्योरिटीज है वो सब निकल जाते हैं किसमें? मिनरल वाटर। और बॉइल्ड वाटर में भी यही होता है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर तक अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से जो भी पैथोजेंस होते हैं, होस्ट होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, वो सारी इंप्योरिटीज खत्म हो जाती है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिनके अंदर से पानी को छोड़ के बाकी जो भी होता है, चाहे वो पानी का कोई मिनरल्स हो, बैक्टीरिया हो, पैथोजन डिजीज जो भी हो, सबको निकाल देता है डिस्टिल्ड वाटर। सिर्फ पानी होता है इसके अंदर, मिनरल्स तक नहीं पाए जाते। लेकिन अगर आपको पीने के लिए मिनरल वाला वाटर चाहिए तो प्योरिटी में कौन सा आएगा तब? मिनरल वाटर। अगर आपको मिनरल्स चाहिए पानी में। लेकिन अगर आप पूर्ण पानी को शुद्ध चाहते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? हमको एकदम डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होता है जिसमें कुछ भी ना पाया जाए, सिर्फ प्योर वाटर। तो क्या होगा? हमारा डिस्टिल्ड वाटर होगा। ठीक है? क्यों डिस्टिल्ड वाटर होगा ये भी समझ में आया कि डिस्टिल्ड वाटर क्या करता है? सारी इंप्योरिटीज को निकाल दे। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मिनरल्स तक नहीं पाए जाते पानी के, वो सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। अब हमारा क्वेश्चन, बाय विच मेथड इज अ सोल्यूट ऑब्टेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ सेडिमेंटेशन, फिर है डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन और एवापोरेशन। ठीक, ये चारों दिए हैं। इसमें से ये पूछा गया है कि हम किसी भी सॉल्यूशन में से सोल्यूट को कैसे निकालेंगे, इन चारों मेथड में से किस मेथड के थ्रू निकालेंगे। बहुत लोग कहेंगे मान लीजिए पानी है, इसके अंदर पत्थर है, पत्थर को हम सोल्यूट मान लेंगे, पानी भरा है, हम दोनों को मिक्स करके रखेंगे, क्या पत्थर नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, उसको हम निकाल लेंगे किसके थ्रू? डिकेंटेशन या फिर सेडिमेंटेशन के थ्रू हम निकाल लेंगे, ये दोनों आ जाएगा प्रोसेस में। पर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट किसमें से निकालना है? हमको सॉल्यूशन से निकालना है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? बाय विच मेथड इज अ सॉल्यूट ऑब्टेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें से हम सॉल्यूट को निकालते हैं? किसमें से निकालते हैं? सॉल्यूशन में से निकालते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मैंने अपने पहले वीडियो में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों मिक्सचर को अच्छे से क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। दोनों उसको क्या किया है? अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि मान लीजिए शुगर है, चीनी प्लस वाटर, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक, चीनी क्या है? पानी में घुलनशील है, तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जो घुलनशील होते हैं वही होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो चीनी पानी में घुल जाएगा, वो बन जाएगा हमारा एक सॉल्यूशन। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा एक सॉल्यूशन। तो जो चीनी होता है, चीनी ये हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। चीनी क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट होता है। और चीनी हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। सॉरी हाँ। और जो वाटर होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक, और जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा सॉल्वेंट से क्या होता है? कम होता है। सॉल्यूट क्या होता है हमारा? सॉल्वेंट से कम होता है। तो कौन सा इसमें से प्रोसेस लगेगा जिसके थ्रू हम शुगर को अलग कर सकते हैं? किससे? वाटर में से। सॉल्यूट को निकाल सकते हैं ये पूरे सॉल्यूशन में से। ठीक, हमारा सही आंसर होगा एवापोरेशन। अब कैसे एवापोरेशन होगा? एवापोरेशन में हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड होता है उसको एवापोरेट करते हैं, बॉइल करते हैं। लिक्विड किस फॉर्म में चेंज होता है? गैसेस फॉर्म में चेंज होके उड़ जाता है। ठीक है, हीट करते हैं हम। इस शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हम हीट करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक, जैसे हीट होके ये एवापोरेट हो रहा है, ये एवापोरेशन हो रहा है। तो जो हमारा
सॉल्वेंट पार्ट होता है वाटर, वो क्या होगा, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पानी से गैस वाले फॉर्म में हमारा ये चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एवापोरेट, मतलब ऊपर एवापोरेट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे हमारा क्या बचेगा, सॉल्यूट वाला पार्ट, नीचे क्या बचेगा हमारा, सॉल्यूट बचेगा। सॉल्यूट क्या है हमारा, शुगर, हमने एग्जांपल लिया था शुगर और वाटर का, सॉल्यूट क्या है हमारा, शुगर। तो मिल गया ना हमें हमारा सॉल्यूट, इसमें वही तो चाहिए था, कौन सा मेथड से हम सॉल्यूट निकालेंगे सॉल्यूशन में से, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट किससे निकालेंगे हम, एवापोरेशन से निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम, एवापोरेशन से निकालेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब जल जनित रोग क्या है जो पानी से होता है मेनली, ठीक है। क्या आएगा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, टिटनस और मलेरिया। पानी से इसमें से कौन सा डिजीज होता है, हमको पता है मलेरिया हमें किससे होता है, मच्छर काटने से होता है, ये तो इंसेक्ट के थ्रू हुआ, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, पानी के थ्रू। जो हेपेटाइटिस है ये क्या होता है, पानी के थ्रू, मतलब जो कंटामिनेटेड पानी होता है या फिर जो गंदा पानी होता है उसके थ्रू हमें क्या होता है, हेपेटाइटिस, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से उसके हमको क्या, कौन सा इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, वो कई बार उसमें भी कंटामिनेशन होता है पानी का, तो उससे हमें क्या होता है, हेपेटाइटिस। उससे कौन सा इन्फेक्शन होता है या फिर डिजीज होता है, हेपेटाइटिस होता है, ठीक। बाकी डिप्थेरिया ये जो है, मैंने इसके पहले बताया टॉक्सिन, जो टॉक्सिन्स होता है ना, टॉक्सिन बैक्टीरिया, उसके थ्रू हमें क्या होता है, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया किससे होता है, टॉक्सिन बैक्टीरिया के थ्रू। हेपेटाइटिस हमारा वाटर के थ्रू होता है। फिर आता है हमारा टिटनेस। टिटनेस हमारा मेनली जो आयरन की चीजें होते हैं, लोहे की चीजें से कटने से हमें कौन सा इन्फेक्शन होता है, टिटनेस होता है। फिर होता है मलेरिया, जो हमें मच्छर काटने से होता है, ठीक है। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यही सॉल्व होता है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो डाउट को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको बताएंगे, या फिर नीचे कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके वो डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।